Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो अपन क्लास करने वाले हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन बिकॉज वी रीड हियर कंसेप्ट्स। ओके, 7 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं और ये 12 बजे जो क्लास होती है इसमें भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमारा इसके अंदर जो मिशन चल रहा है, वो जो बैच चल रहा है वो मिशन 2021 के नाम से है और जो सुबह क्लास चलती है वो अपने दंगल के नाम से है। 12 बजे क्लास है, 74 नंबर की क्लास और आज एडवर्ब का सेकंड पार्ट है। हो सकता है शायद मैं एडवर्ब आज कंप्लीट कर दूं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। टीम ऑफ आरएस सर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, सर को जाके वहां पे फॉलो कीजिए और बिल्कुल एजुकेटर नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, राम स्वरूप जानी के नाम से आप इनको सर्च करके फॉलो कीजिए। इनकी फ्री स्पेशल क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक मिनट, सुबह 8 बजे इनकी फ्री स्पेशल क्लास आती है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इवनिंग में 8:30 बजे इनकी क्लास आती है। 12 से 1 इनका प्लस का कोर्स है, 3 से 4 एक प्लस का कोर्स है और वाईटी के ऊपर इनकी 10 के ऊपर क्लास होती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिलेक्ट गोल एनडी एयरफोर्स नेवी, ये वाला गोल चूज कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और ये वाली फीस आपको देनी होगी और इस प्रकार से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर ये वाला कोड आप लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी क्लासेज है इंग्लिश की, देख सकते हैं आप। दंगल बेच सुबह 7 बजे आता है, मिशन बेच 12 बजे आता है, इंग्लिश का महासंग्राम 3:30 बजे आता है, इंग्लिश की वोकेबलरी 4 बजे होती है। ये क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार चलती है और ये क्लास गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चलती है। और पीडीएफ के लिए टीम स्पेस आरएस सर करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम एडवर्ब पढ़ रहे थे मेरे बच्चे और एडवर्ब के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुनते रहिएगा कान खोल के, आराम से, शांति से और तरीके से। स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास को, बिल्कुल देखिएगा। कि सर आपने ये बताया सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसकी बात आप कल बहुत आराम से कर चुके थे, परसों बहुत अच्छे से आपने पढ़ा दिया था। इसके बाद में आपने बताया था एम लगता है, पी लगता है, एफ लगता है, एम पी एफ टी, ये हमारे एडवर्ब की सीक्वेंस होती है। ये एडवर्ब की क्या होती है? सीक्वेंस। मैंने आपको मैनर के बारे में बता दिया था, मैनर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सारी डिटेल हम पढ़ चुके थे। पी से प्लेस कहाँ लगता है, कैसा होता है, इसके बारे में मैं बता चुका था। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए 2 चीजें मैंने आपको बता दी थी, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है और एक अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में मैंने बता दिया था। टाइम के बारे में मैं कंप्लीट कर चुका था और 1-2 रूल मैंने आपको और बता दिए थे। अब मैं लेके चल रहा हूं नए रूल पे, जरा फोकस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर देखिए बेटा, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर SHVO के बाद में जो एडवर्ब आती है, SHVO के बाद में जो एडवर्ब आती है, इस एडवर्ब की सीक्वेंस होती है MPFT, ये वाली सीक्वेंस होती है ना। SHVO के बाद में एडवर्ब लगाई जाती है। सुनना मेरे प्यारे बच्चे, अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा इस वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा, इसके बाद में एडवर्ब आपको लगानी है। ये बात आप आराम से सोच लो, समझ लो। दोबारा बोल रहा हूं कि वर्ब के बाद में आपको क्या नहीं लगाना, वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा, वर्ब के बाद में एडवर्ब आएगी। वर्ब के बाद में क्या आएगी मेरे बच्चे? एडवर्ब आएगी। कि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो, मान लो सर वर्ब के बाद में क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सर ऑब्जेक्ट के बाद में भी क्या आएगा? कि सर ऑब्जेक्ट के बाद में भी एडवर्ब ही आएगी, एडजेक्टिव हमें नहीं लगाना है, एडजेक्टिव हमें नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन सर कुछ वर्ब ऐसी है, सुनते रहिए बेटा, कुछ वर्ब ऐसी है, कुछ वर्ब ऐसी है जो अपने बाद में एडवर्ब नहीं लेती सर, एडजेक्टिव लेती है। कुछ वर्ब ऐसी है
जो अपने बाद में एडवर्ब नहीं लेती, एडजेक्टिव लेती है। वो वर्ब कौन कौन सी है अभी मैं आगे बात करूंगा। और वैसे मैंने आपको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा दिया, फील था, टेस्ट था, याद आया, फील, टेस्ट, इन सब वर्ब के बाद में क्या लगाया जाता है, एडजेक्टिव लगाया जाता है, एडवर्ब नहीं। और नॉर्मली क्या होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आती है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो वर्ब के बाद में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला कुछ ऐसा पॉइंट था जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। कुछ बातें और कर लेता हूं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है, मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ा दिया। आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया कि एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। ये एक सीक्वेंस होती है कि सबसे लास्ट में नाउन आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। इसका मतलब ये जो एडवर्ब होती है, ये एडवर्ब के पहले भी आ सकती है और ये एडजेक्टिव के पहले भी आ सकती है। ये सीक्वेंस एकदम सही है। लेकिन सर एडवर्ब कभी भी नाउन के पहले नहीं आती है। नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले तो क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये सीक्वेंस पूछी जाती है मेरे बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं, एडवर्ब के पहले एडवर्ब आ सकती है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाउन से पहले अगर आपने एडवर्ब लगा दिया, नाउन से पहले अगर आपने एडवर्ब लगा दिया तो बेटा वो सीक्वेंस क्या होती है, गलत होती है। नाउन से पहले तो क्या आता है कि सर नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है। चलो ठीक है सर, ये बात भी आपने पढ़ा दी थी, है ना। अब यहां मैंने क्या लिख रखा है, मैंने ये लिख रहा है कि बेटा एडवर्ब से पहले मैंने क्या लिख रखा है कि सर आपने एडवर्ब से पहले एडवर्ब लिख रखी है। तो यहां पे आप नोट्स बनाते समय एडजेक्टिव और लिख लेना, नोट्स बनाते समय आप एडजेक्टिव और लिख लेना कि सर एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, और एडवर्ब से पहले भी क्या आता है, एडवर्ब आता है। इसका मतलब सर ये जो एडवर्ब होती है, ये जो एडवर्ब होती है ये एडजेक्टिव के पहले भी आ सकती है, और ये जो एडवर्ब होती है ये हमारी एडवर्ब के पहले भी आ सकती है। इसका मतलब एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। वर्ब के बाद में एडवर्ब आती है, इसका मतलब एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता भी बता रहा है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। जरा सेंटेंस को समझिएगा, सेंटेंस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। यहां पे लिखा हुआ है बेटा वीक, क्या लिखा हुआ है, वीक। अब मेरे प्यारे बच्चे वीक क्या होता है कि सर वीक तो एडजेक्टिव है, वीक तो क्या है, एडजेक्टिव है। इस वीक से पहले बेटा मैंने लगा रखा है TOO2। ये टू क्या है कि सर ये एडवर्ब है, डिग्री वाली। कौन सी एडवर्ब है, ये डिग्री वाली एडवर्ब है। चलो ठीक है सर, बात समझ में आई। बेटा ये फास्ट क्या है कि सर फास्ट तो एडवर्ब होता है और मैनर वाली एडवर्ब है। कौन सी वाली एडवर्ब है, मैनर वाली एडवर्ब है। फास्ट हमेशा मैनर वाली एडवर्ब होती है। और बेटा गौर से देख, एडवर्ब से पहले क्या आ रहा है कि गुरुजी वेरी आया हुआ है। ये वेरी क्या है कि गुरुजी वेरी एडवर्ब है। इसका मतलब एडवर्ब के पहले एडवर्ब आती है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आती है। क्या बात समझ में आ रही है? बात धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताइए जरा एक बार। बेटा हाँ क्लियर हो रही है ना, चलो ठीक है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बस आप मेरे साथ में बने रहिए और लाइक में कंजूसी चल रही है बेटा, उसको पूरी करते रहिए, है ना। 1000 का टारगेट है, 1000 लाइक्स तो मैं सोचता हूं जल्दी आप कर दोगे। 1500 का टारगेट लेके चल रहा हूं क्योंकि आज मैं एडवर्ब कंप्लीट करूंगा, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, चाहे मुझे 1.5 घंटा लगे, चाहे मुझे 2 घंटा लगे। इसलिए तैयार रहना, आज एडवर्ब का काम कंप्लीट करेंगे। हमें मार्च से पहले मिशन 2020
2021 का कोर्स पूरा करना है। फरवरी एंड हम कोर्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि सर ये जो वीक लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये फास्ट लिखा हुआ है ये एडवर्ब है, इसके पहले जो टू आया है ये एडवर्ब है, फास्ट के पहले जो वेरी आया है सर ये एडवर्ब है। इसका मतलब एडवर्ब से पहले एडवर्ब आती है या फिर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है। चलो सर, ये वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हुई, आगे बढ़ता हूं। अगला वर्ड है मेरे बच्चे, ढंग से सुनना मेरी बात। एक होता है बेटा गुड और एक होता है वेल। सुनना मेरी बात कि सर गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। और वेल का मतलब भी क्या होता है सर? अच्छा ही होता है। गुड हम हर किसी चीज के लिए लगा सकते हैं, गुड हम हर किसी चीज के लिए लगा सकते हैं, हर किसी व्यक्ति के लिए लगा सकते हैं। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड क्लास, वेरी फलाना, कुछ भी XYZ गुड लगा सकते हैं। लेकिन गुरुजी वेल का यूज कब होता है? तो बेटा पर्टिकुलर वेल का यूज लिख लो कि सर वेल का यूज हमेशा हेल्थ के लिए आता है, HEALTH। विशेषतः वेल का यूज हेल्थ के लिए आएगा। पेशेंट अगर अच्छा हो रहा है, पेशेंट का मतलब सर मरीज होता है, पेशेंट अगर अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा होने के लिए गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। और इसका एरर बहुत गजब इसका एरर बनता है मेरे बच्चे, जरा देखना समझना मैंने क्या लिखा है। यहां लिखा है फील, वेल मतलब हेल्थ। फील का मतलब क्या होता है कि सर फील का मतलब होता है महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है? महसूस। अब ये गलत लिखा है, सही लिखाना है बेटा, आप अपने हिसाब से देख लेना ना। महसूस करना मतलब सर फील करना। अगर फीलिंग आपकी अच्छी हो रही है तो गुड नहीं आएगा, वेल ही आएगा। गुड नहीं, फीलिंग गुड कभी नहीं होता, फीलिंग वेल ही होता है। तो सर फील एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में वेल लेती है, ना कि गुड। फील नामक शब्द अपने साथ में वेल लेता है, गुड नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड नहीं आता, वेल आता है। तुम कहो तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं, अगर कोई बीमार व्यक्ति सही हो रहा है, अच्छा उसको लग रहा है, तो वो गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। किसी बंदे को अच्छा फील हो रहा है तो गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। अब गलती करोगे ना तो चाटे की मारूंगा खींच के, देख लेना, है ना मेरे बच्चे। तो सर फीलिंग गुड जो लिखा हुआ है ये गलत है, फीलिंग वेल ही होगा। पेशेंट विल बी गुड, बेटा पेशेंट की बात की जा रही तो पेशेंट गुड नहीं होगा, पेशेंट वेल होगा। यस या नो का कमेंट करके बताइए मेरे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तो बुरा थोड़ी लग रहा हूं यार। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्लो स्पीड में चलते हैं ना। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मैं कोर्स करवा दूंगा? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मैं पढ़ा रहा हूं या मजाक कर रहा हूं? है ना, पढ़ाने दे यार, मुझे पढ़ाने दे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगले पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा मेरे बच्चे। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक शब्द लिखा हुआ है जेरंड। मैंने आपको जेरंड पढ़ा दिया क्या? कि सर आपने जेरंड पढ़ा दिया। आपने ये बताया था कि प्रेपोजिशन PREPOSITION कि सर प्रेपोजिशन के बाद में ING जैसा कुछ लगाना होता है तो वो जेरंड होता है। वो क्या होता है? जेरंड। तो ये तो फिक्स हो गया कि सर, सुनना मेरी बात ढंग से, कि सर प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आता है। इसका मतलब प्रेपोजिशन के बाद में जो जेरंड आया है, ये जेरंड क्या है? नाउन है। चलो ठीक है सर, ये तो वर्ब में पढ़ाया, थोड़ा और याद करवाता हूं। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया। प्रोनाउन में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद में कुछ भी आओ ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो बेटा जब ये प्रेपोजिशन है तो ये जेरंड कौन से केस में आया है? कि सर ऑब्जेक्टिव केस में आया है। किस में आया है? ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब सर प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आएगा और जेरंड के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी?
एडवर्ब आएगी। और मैंने यहां ऐसे ही लिखा है कि प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आएगा और जेरंड के बाद में हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी। जेरंड के बाद में हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ये गलत क्यों हुआ? ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि सर इसकी सीक्वेंस गलत है। आफ्टर हमें पता है कि प्रेपोजिशन है, आफ्टर हमें पता है कि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी जैसा कुछ दिखता है तो वो प्रेपोजिशन के बाद में ही आएगा। और सर यहां आईएनजी इधर लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहां लिखा जाएगा EXAMINING। सर ये हो गया आफ्टर एग्जामिनिंग। तो सर ये प्रेपोजिशन है और ये जेरंड आ गया। ये क्या आ गया? जेरंड आ गया। अब मुझे एडवर्ब लगानी है। अब मुझे क्या लगानी है? एडवर्ब, जो यहां लिखा हुआ है केयरफुल। और सर केयरफुल तो एडजेक्टिव है, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, मुझे लगानी क्या है? एडवर्ब लगानी है। तो बेटा ये केयरफुल यहां गलत है और ये बनेगा सर केयरफुली। ये क्या बनेगा? केयरफुली बनेगा। तो हमारा वाक्य बन गया आफ्टर एग्जामिनिंग केयरफुली। ये फ्रेज एकदम सही है और ऊपर वाला फ्रेज गलत हो गया। इतना ही समझाया है आपको कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आती है। वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब के बाद में एडवर्ब आ जाती है। कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में एडवर्ब नहीं आती। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। वो कौन सी वर्ब है अभी बताई नहीं है मैंने, अभी आने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि सर वेरी क्या लिखा हुआ है? कि सर जो वेरी लिखा हुआ है ये एडवर्ब है। ये जो वेरी लिखा हुआ है ना ये एडवर्ब है। वेरी के बाद में एडजेक्टिव भी आता है, वेरी के बाद में एडजेक्टिव भी आता है और वेरी के बाद में एडवर्ब भी आता है। दोनों ही सही है। जैसे हम जानते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, वेरी ब्यूटीफुल, ये एकदम सही है सर। वेरी क्या है? एडवर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है? कि सर एडजेक्टिव है। लेकिन सर यहां गलत क्यों हुआ? यहां वेरी तो एडवर्ब है और केयरफुल एडजेक्टिव है, ये गलत क्यों है? तो बेटा मेरी बात सुन लेना कान खोलकर। आपको वेरी के साथ में केयरफुल नहीं केयरफुली करना है, इसको याद कर लेना। इट्स ए फ्रेज। वेरी केयरफुल कभी नहीं होता, वेरी केयरफुल कभी नहीं होता। हमें याद रखना होगा, वेरी केयरफुली याद रखना होगा। हमें क्या याद रखना होगा? वेरी केयरफुली याद रखना होगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। हाँ, वेरी केयरफुली। सर वेरी केयरफुल भी होता है, क्या लिख रहे हो? वेरी वेल, वेरी वेल तो फ्रेज है यार। मैंने सिर्फ वेल बोला था, वेरी नहीं बोला था, है ना। वेरी वेल अलग है। हाँ, वेरी केयरफुली, शाबाश मेरे बच्चे। वेरी वेल फ्रेज है। अजय है, अजय सिंह। वेरी वेल बेटा वो है, क्या नाम, फ्रेज है। वेरी वेल भी ठीक है, वेरी गुड भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट के ऊपर। एक एक चीज क्लियर होती रहेगी। जो तुम्हारे डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, एकदम से कुछ नहीं होता। पूरा पढ़ाने दीजिए, फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये तो अभी अभी बोला था कि नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव से पहले क्या आती है? एडवर्ब आती है। क्लियर है? और अभी अभी आपको ये चीज भी मैंने पढ़ाई है कि नाउन से पहले क्या नहीं आता? कि एडवर्ब नहीं आती। नाउन से पहले क्या नहीं आती? एडवर्ब नहीं आती। बातें समझ में आ रही है कि सर नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही आएगा। नाउन से पहले तो क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। अगर नाउन से पहले आपने एडवर्ब लिखा है तो वो एडवर्ब की गलती है। वो किसकी गलती है मेरे बच्चे? वो एडवर्ब की गलती है। जैसे सर क्वेश्चन था रीजन, यहां ये जो रीजन लिखा हुआ है ये नाउन है और आप इस नाउन से पहले ढंग से देखो एलवाई लगा हुआ है, तो सर ये एलवाई वाला वर्ड गलत है। विविडली जो लिखा हुआ है विविडली, ये विविडली क्या है? कि सर ये विविडली एडवर्ब है, जबकि ये एडवर्ब यहां पे गलत होगी। हमें लगाना पड़ेगा सर एडजेक्टिव। क्यों लगाएंगे एडजेक्टिव?
क्योंकि सर नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब नहीं। तो सर यहां ये जो विविडली है इसको कैंसिल करो, विविडली की जगह विविड करो, क्योंकि सर विविड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रीजन क्या है, नाउन है। तो सर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर नाउन और ये इस तरीके से बनेगा। तो सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एनी विविडली रीजन, ये गलत है। एनी विविडली जो रीजन लिखा हुआ वो गलत है, क्योंकि सर ये तो नाउन है और ये एडवर्ब है, और नाउन के साथ में आप एडवर्ब लगा रहे हो जो कि क्या है, गलत है। वाक्य बनेगा एनी विविड रीजन। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि सर ये ओरेटर्स क्या है, कि सर ये ओरेटर्स नाउन है। ये गुड क्या है, कि सर गुड एडजेक्टिव है। गुड क्या है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले क्या लगाऊंगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाऊंगा। ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ही आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। तो सर एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है। एक्सेप्शनल क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि ये होगा क्या, एक्सेप्शनली होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, एक्सेप्शनली होगा, और एडवर्ब हमें लगानी पड़ेगी। तो एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स, तुमको ये पता है कि गुड एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो सर ये नाउन है। जब नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो अब एडवर्ब भी तो आएगी। तो सर यहां एक्सेप्शनल जो लिखा हुआ है वो गलत है। इस एक्सेप्शनल का एडवर्ब बनाओ तो एक्सेप्शनली हो जाएगा। एलवाई हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे बच्चे, एलवाई हम लगा देंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है बात। लाइक में कंजूसी है, अगर लाइक नहीं करा है तो बेटा लाइक कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जरा यस या नो में कमेंट करके बताइए मेरे बच्चे। अनक्लियर है, वेग्यू है, विविड है। हरेंद्र सिंह बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आया। क्या बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो, मैं आपकी बात समझा नहीं, तुमने सिनोनिम्स लिख दिए सारे। बताओ ये स्क्रीन क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एडजेक्टिव से पहले तो एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम कैटेगरी की एडजेक्टिव थोड़ी आती है। यहां एक्सेप्शनल गलत है, एक्सेप्शनली होगा। क्लियर है, चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। विविड का मतलब वेरियस होता है यार, विविड की हिंदी जानकर क्या करेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, है ना। अभी मैं मीनिंग पे बात नहीं कर रहा ना, अभी मैं मीनिंग पे बात नहीं कर रहा, फिर भी आप पूछना चाह रहे हो तो ये वेरियस होता है, ये स्पीकर होता है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, है ना, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये देखो, मेन वर्ब के बाद में एडवर्ब, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं वही चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और सर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, एडवर्ब आती है। वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर वर्ब के बाद में एडवर्ब आ जाएगी। वर्ब के बाद में क्या आ जाएगी, एडवर्ब आ जाएगी। जैसे सर मैंने लिखा, मान लो रन, RUN, रन लिखा। अब इस रन के बाद में तुम एडजेक्टिव लगाओगे या एडवर्ब लगाओगे, ये बताओ मुझे। वर्ब के बाद में तुम्हें एडजेक्टिव लगाना है कि एडवर्ब लगाना है, जरा मुझे बताइए। वर्ब के बाद में एडजेक्टिव लगाना है कि एडवर्ब लगाना है, फटाफट कंफर्म कीजिए मुझे। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा। कंफर्म हो गई बात कि सर वर्ब के बाद में एडवर्ब लगाना है, वर्ब के बाद में एडवर्ब लगाना। ठीक है, आप लोगों के कमेंट मुझे समझ में आ रहे हैं। ठीक है कि सर वर्ब के बाद में हमें एडवर्ब लगाना है। तो जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर, और बेटा एक एक चीज के बारे में बताइए कि सर ये रही मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में हमें एडवर्ब लगानी है। तो लगाओ बेटा, ये बिहेव्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। इस बिहेव्ड के बाद में नाइस लिखा हुआ है, ये नाइस क्या है कि सर नाइस एडजेक्टिव है। नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि गलत है। आएगा क्या, बिहेव्ड नाइसली। वाक्य में क्या बनेगा, बिहेव्ड नाइसली। चलो ठीक है सर। रेनिंग क्या है कि सर रेनिंग वर्ब है।
मैंने इधर वाला सेंटेंस नहीं लिखा, उठा के सीधा सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है। रेनिंग मेरे बच्चे वर्ब है, क्योंकि मैंने यहां मेन वर्ब लिख रखी है तो आप इसको मेन वर्ब समझो। रेनिंग के बाद बेटा बेड लिखा हुआ, ये बेड क्या है कि गुरुजी बेड तो एडजेक्टिव है, बेड तो क्या है एडजेक्टिव है। और बेडली क्या है मेरे बच्चे कि सर बेडली एडवर्ब है, तो रेनिंग बेडली सही हो जाएगा, रेनिंग बेड गलत है। और समझो राइट वर्ब है। नीट जो लिखा हुआ है ये नीट क्या है कि सर नीट एडजेक्टिव है, नीट का मतलब होता है बेटा साफ। और राइट नीटली, तो सर ये नीटली क्या लिखा हुआ है बेटा, ये एडवर्ब है, ये क्या है एडवर्ब है। तो राइट्स नीटली हमारा आंसर होगा, न कि नीट होगा। और देख लो दे थिंक, बेटा ये थिंक क्या है कि सर थिंक वर्ब है। और इंडिपेंडेंट क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट, बेटा वर्ब के बाद में इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ये इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। तो सर थिंक के बाद में एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब लगाएंगे तो इंडिपेंडेंटली हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंटली। शाउटेड का मतलब बेटा चिल्लाना होता है, और लाउड यहां जो लिखा हुआ है सर वो एडजेक्टिव है, और शाउटेड लाउडली, और ये लाउडली हमारा क्या हो जाएगा सर एडवर्ब हो जाएगा। और देखो बेटा एक चीज और समझाने जा रहा हूं, ढंग से समझना। हाउ के बाद में एडवर्ब आती है, इतना फोकस करें एक बार। हाउ के बाद में क्या लगाना होता है, एडवर्ब लगानी होती है। अभी बात करूंगा इस हाउ की भी मैं, अभी इतना ध्यान रखो हाउ के बाद में एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब पे फोकस करेंगे, हाउ के बाद में एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब पे फोकस करेंगे। जरा इस क्वेश्चन को समझो, ये वॉच क्या है कि सर वॉच वर्ब है, वॉच वर्ब है। ये हाउ केयरफुल, अब आप लोगों को मैंने अभी अभी बोला कि हाउ के बाद में एडवर्ब आएंगे तो केयरफुली होना चाहिए था यहां पे, लेकिन बेटा मेन वर्ब के बाद में एडवर्ब लगाओ, तो सर ये वर्ब है तो इस वर्ब के बाद में हमने केयरफुली लिखा है, इस वर्ब के बाद में हमने केयरफुली लिखा है जो कि एडवर्ब है। फिर आगे तो सेंटेंस लिखा हुआ हाउ द स्पैरो, हाउ के बाद में अगर एडजेक्टिव दिख रहा है तो उसको एडवर्ब करने की कोशिश करो। ऐसे हर किसी में हाउ के बाद में एडवर्ब नहीं आता, डिपेंड ऑन सेंटेंस, सेंटेंस में हाउ आ कैसे रहा है। तो सर एक बार इस स्क्रीन के बारे में जरा मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ये नाइसली समझ में आया, बेडली, नीटली, इसी प्रकार से इंडिपेंडेंटली, लाउडली, और ये वॉच के बाद में केयरफुली, समझ में आया या नहीं आया बताइए जरा एक बार। सर मेन वर्ब के पहले तो एडवर्ब आई है ना, कहां आ गई मेन वर्ब के पहले एडवर्ब, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब कहां आ गई, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब कहां आ गई। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, बेटा कमेंट पूरा लिखो और बताओ मुझे कहां आई। सर एडवर्ब तो मेन वर्ब के पहले आती है ना, किसने कहा, किसने कहा बेटा, किसने कहा कि एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आती है। एडवर्ब तो कहीं भी आ सकती है, एडवर्ब परसों वाला वीडियो दोबारा देख, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब की जगह बताइए कहां कहां आती है। आते ही पढ़ाया था तुम्हें, एस एच वी ओ के बाद में एडवर्ब आती है, और इस एडवर्ब के अंदर नाम है एम पी एफ टी। ये एम वर्ब के बाद में आएगा, ये पी वर्ब के बाद में आएगा, ये फ्रीक्वेंसी इसकी दो जगह होती है। ये मेन वर्ब के पहले भी आती है और मेन वर्ब के बाद में भी आती है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी थी ये पढ़ा दिया आपको, फिर टाइम के बारे में बता दिया आपको, फिर क्या हुआ है ना, क्लियर है। अरे ये सारी की सारी एडवर्ब मेनर है यार, एल वाई लगा हुआ है, नाइसली, बेडली, नीटली, इंडिपेंडेंटली, लाउडली, केयरफुली, एडवर्ब है मेनर, वर्ब के बाद में ही तो आएगी, वर्ब के बाद में ही तो आएगी बेटा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग अच्छा क्लियर है, चलिए ठीक है सर। एक बच्चा बोल रहा है सर लास्ट वाला बताओ, बेटा लास्ट वाले में ये रही वर्ब,
वर्ब के बाद में एडवर्ब लगानी है तो सर ये लगा दी एडवर्ब, वर्ब के बाद में एडवर्ब लगानी है तो हमने वर्ब के बाद में एडवर्ब लगा दी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये सारी की सारी एडवर्ब कौन सी है कि सर ये लगभग एलवाई वाला जो शब्द होता है ना 95%, वो 95% एलवाई वाला शब्द मैनर वाली एडवर्ब होती है। कौन सी वाली एडवर्ब होती है? मैनर वाली। इनमें से कौन सी मैनर वाली एडवर्ब नहीं होती? जैसे सर फास्ट में एलवाई नहीं लगता फिर भी मैनर है, हार्ड में HARD हार्ड, हार्ड में एलवाई नहीं लग रहा फिर भी मैनर है। इसी प्रकार से एक और होता है बेटा वेल, वेल WELL वेल। इस वेल की भी यही कहानी है कि सर ये भी मैनर ही होता है। तो फास्ट, हार्ड और वेल ये तीन शब्द ऐसे हैं जो मैनर है बिना एलवाई वाले, और बाकी सारे लगभग एलवाई वाले वर्ड क्या होते हैं? मैनर होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो बेटा। बेटा एक बार में समझ में नहीं आती क्योंकि ये हर कोई नहीं पढ़ाता है एडवर्ब का चैप्टर, इसलिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? एकदम से तो कुछ नहीं होता यार। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, है ना? हाँ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। वही चीज है, कुछ बताने का जैसा कुछ नहीं है। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा रहे हैं? एडवर्ब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं अपन? एडवर्ब लगा रहे हैं। जैसे SHVO आया हूं जब से यही बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लगाओ। ये एडवर्ब कौन सी होती है? ये होती है MPFT। कौन सी वाली एडवर्ब होती है? MPFT। या तो मैनर आएगा, या प्लेस आएगा, या टाइम आएगा, या फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी की अलग अलग कहानी है, 2 कहानियां थी फ्रीक्वेंसी की, एक तो नंबर वाली, एक बिना नंबर वाली। तो सर बिना नंबर वाली तो 3-4 तरीके से लगाई जाती है। पढ़ाया है बेटा, उसको रिपीट करके मैं और बच्चों का टाइम खराब नहीं करूंगा, आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा कि सर यहां जो, एक मिनट, ठीक है बेटा जरा देखिएगा मैं क्या बता रहा था आपको कि सर यहां जो लिखा हुआ दिख रहा है कि सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगा देंगे। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ठीक है, वरना वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगानी पड़ती है? एडवर्ब लगानी पड़ती है। तो लगाओ कि सर ये अंडरस्टूड क्या है? कि सर ये अंडरस्टूड वर्ब है। ये हिम क्या है? कि सर ये ऑब्जेक्ट है। ये अंडरस्टूड क्या है? कि सर वर्ब है। ये हिम क्या है? कि सर ऑब्जेक्ट है। अब ये THROUGH क्या लिखा हुआ है? कि सर ये एडजेक्टिव है जो कि गलत है। यहां पे आएगा थ्रूली जो कि एडवर्ब है, जो कि क्या है मेरे बच्चे? एडवर्ब है। और देख लो सर, लुक्ड, ये देखो वो आ गया अपवाद जिसकी मैं बात कर रहा था कि सर LOVE लव, ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है। LOVELY लवली, ये लवली हमेशा एडजेक्टिव होता है, लवली हमेशा एडजेक्टिव होता है। अगर ये किसी का नाम है, अगर लवली किसी का नाम होता है, कईयों का नाम लवली भी होता है, नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। और इस लव का एडजेक्टिव तो लवली हो गया, लेकिन एडवर्ब क्या होता है? सर एडवर्ब होता है लविंगली। एडवर्ब क्या होता है? लविंगली। इसका विशेष ध्यान रखना। तो सर ये तो रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सर एडवर्ब आएगी, न कि एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है? क्लियर हुई क्या बात? क्लियर है क्या बात? ओके शाबाश बेटा। अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है तो आप कमेंट ना करें, और बच्चे इस बोरिंग वाले पॉइंट को देखते ही फिर वो सोचते हैं, उनके मन में थिंकिंग आ जाती है कि बोरिंग है, जबकि सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, है ना? जिसको जो चीज़ नहीं आती उसको वो बोरिंग लगने लग जाती है। तो आप कमेंट ना करें प्लीज़, और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती और उसको हम रेगुलर देखते रहते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, उनकी ज़िंदगी खराब ना करें बेटा, है ना? उनकी ज़िंदगी खराब ना करें आप।
जरा देखिए बेटा, आगे वाले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है, इजी है यार, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सर आपने ये बताया SHVO, और ऐसा क्या पढ़ा दिया यार, कुछ मैं पंजाबी मद्रासी और कुछ तो बोल नहीं रहा है ना, मैं ना कोई फुल इंग्लिश में बात कर रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं SHVO के बाद में एडवर्ब लगाओ, SHVO के बाद में एडवर्ब लगाओ, और कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। तो अब ये चीज भी समझ में नहीं आ रही तो क्या करूं यार। ये बेटा वर्ब लिखा हुआ है, मैंने बताया कि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, वरना हमें क्या लगानी पड़ती है, एडवर्ब लगानी पड़ती है। चलो ठीक है सर, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जिनके बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, और मैं आया हूं तब से यही बात बोले जा रहा हूं कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, या वर्ब के बाद में एडवर्ब। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जिनके बाद में एडवर्ब नहीं आती, और वो वर्ब है फील। फील के बाद में एडवर्ब नहीं, फील के बाद में एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। क्लियर है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अभी अभी आपने ये बताया कि फीलिंग के साथ में वेल आता है, तो सर वेल तो एडवर्ब है, लेकिन बेटा वेल एडजेक्टिव भी है, वेल एडजेक्टिव भी है, ठीक है। और वो फ्रेज बनता है फीलिंग गुड या फीलिंग वेल, गुड नहीं फीलिंग वेल। टेस्ट के बाद में एडजेक्टिव नहीं, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। सीम के बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। अपीयर के बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। रिमेन के बाद में एडजेक्टिव आता है। लुक के बाद में एडजेक्टिव आता है। और ये वाली चीज मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई थी, जब एडजेक्टिव पढ़ाना शुरू करा था तब ये लाइन पहले लिखवा के शुरू करा था कि कुछ वर्ब है जिनके बाद में सीधा एडजेक्टिव आता है, जैसे फेल्ट, फेल्ट के बाद में श्योरली जो लिखा हुआ है, जबकि होता तो सही है कि सर वर्ब के बाद में तो एडवर्ब भी आती है, वर्ब के बाद में तो एडवर्ब भी आती है, लेकिन वर्ब के बाद में कुछ वर्ब ऐसी है जो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लेती है, तो उसमें से एक वर्ब है बेटा फील। तो जैसे फेल्ट श्योरली जो लिखा हुआ वो गलत है, आंसर क्या बनेगा, फेल्ट श्योर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फेल्ट श्योर। क्लियर है, बात समझ में आई, फेल्ट श्योर। ओके ठीक है। फास्टली हो सकता है सर, नहीं बेटा फास्टली तो कोई शब्द ही नहीं है, फास्टली नामक शब्द तो कोई अंग्रेजी की डिक्शनरी में ही नहीं है, है ना। फास्टली जो भी सुना पढ़ा लिखा है वो सब गलत है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ तो सर फील के बाद में एडजेक्टिव आएगा, टेस्ट के बाद में एडजेक्टिव आएगा, सीम के बाद में एडजेक्टिव आएगा, अपीयर के बाद में एडजेक्टिव आएगा, रिमेन के बाद में एडजेक्टिव आएगा, और लुक के बाद में भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, लुक बोला है, लुक एट नहीं बोला, फर्क है दोनों में। लुक ही बोला है मैंने, लुक एट नहीं बोला, है ना। कई बच्चे अभी बोलेंगे सर अभी अभी तो लुक आया था, बेटा वो लुक नहीं था, वो लुक एट था, है ना। वो लुक नहीं, वो लुक एट था। ऐसे कई बातें होती है बेटा, चलिएगा ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। हाँ लाइक में कंजूसी चल रही है यार। चलो और देखते हैं आगे वाले, बात करते हैं। ये आ गया फास्ट। फास्ट के बारे में समझा दो सर। तो बेटा फास्ट के बारे में समझ लो आप कि सर ये जो फास्ट नामक शब्द है ये मैनर वाली एडवर्ब है। सबसे पहली बात तो मैनर होता है। फास्टली नामक शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में है ही नहीं, इंग्लिश की डिक्शनरी में फास्टली नामक शब्द नहीं है। इसको सिर्फ बोलते हैं कई लोग, वो एक अलग चीज है। स्पोकन में जरूर इसको बोल देते हैं, सही मान लिया जाता है, लेकिन ग्रामर के अंदर गलत होता है। तो सर फास्टली नामक शब्द गलत है, ये फास्ट ही होता है। जैसे ड्राइविंग वर्ब है, मान लो लिखा हुआ है इज ड्राइविंग, यहां पे लिखा हुआ है इज ड्राइविंग, तो सर ड्राइविंग के बाद में आने पर तो एडवर्ब भी आती है, मैनर की ही आती है आने में, तो फास्टर गलत है सर, फास्ट ही होगा। और अगर यहां पर फास्टली लिखा हुआ होता वो भी गलत ही होता, है ना। चलो और देख लो। अब एक चीज और, इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं, इतनी देर से आप लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूं कि SHVO के बाद में एडवर्ब लगाओ, ठीक है। एडवर्ब के अंदर भी कौन सी एडवर्ब की बात कर रहा हूं, MPFT, और एडवर्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एडवर्ब तो खूब सारी होती है ना, MPFT, RCADEC, शुरू में बता दिया था, खूब सारी एडवर्ब होती है। मैं सिखा रहा हूं सिर्फ इसमें, और इसमें भी फोकस किस पे कर रखा हूं अभी, सिर्फ मैनर के ऊपर। मैनर की जगह कहां होती है, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। पी की जगह कहां होती है, मैनर के बाद।
एफ की जगह कहां होती है? 2 जगह होती है सर। और टी की जगह कहां होती है? लगभग लास्ट में हो रही है सर। टाइम तो लास्ट में ही आता है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है सर। तो सर वर्ब के बाद में आप हमें बता रहे हो एडवर्ब आती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जो एडवर्ब नहीं लेती, वो एडजेक्टिव लेती है। उनके बारे में भी हमने बात कर ली बहुत डिटेल से, है ना। उनके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से बात कर ली। यही चीज तो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और क्या बता रहा हूं। ठीक है। अब सर एक बात और है, वो सुनिएगा। वो बात ये है कि सर वर्ब के बाद में आप हमें एडवर्ब बता रहे हो, ठीक है, और वर्ब के बाद में हमें कुछ एडजेक्टिव, मतलब कुछ वर्ब है जो एडजेक्टिव ले रही है, ये बात भी समझ में आ रही है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं बी वर्ब। ये बी वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, वॉज और वर। इज, आर, एम, वॉज, वर खुद मेन वर्ब हो, खुद क्या हो? मेन वर्ब हो। इज, आर, एम, वॉज, वर खुद मेन वर्ब हो। तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगी? बताओ, एडजेक्टिव लगाएंगे कि एडवर्ब लगाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? बताओ बेटा, बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? कि सर बी वर्ब के बाद में एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव ही आता है। इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट तो ये कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने बाद में एडजेक्टिव लेती है, और दूसरी वर्ब हो रही है कि बी वर्ब भी अपने बाद में एडजेक्टिव ही लेती है, एडवर्ब नहीं लेती। जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए और बताइए कि सर बी वर्ब अपने बाद में क्या लेगी? एडजेक्टिव लेगी। बी वर्ब के बाद में अगर आपने एडवर्ब लिखा हुआ है तो वो गलत है। जैसे मैंने लिखा मेन और इज, ये इज क्या है कि सर ये इज बी वर्ब है। अब इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा? क्वेश्चन ये है आपसे, एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा? कि सर बी वर्ब के बाद में तो एडजेक्टिव ही आएगा, एडवर्ब नहीं। तो सर ये जो ब्लाइंडली जो लिखा हुआ है मैनर, क्या है? मैनर है। ये ब्लाइंडली जो लिखा हुआ वो गलत है। यहां पे आंसर क्या होगा? ब्लाइंड ही होगा। यहां पे आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? ब्लाइंड ही होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? जैसे इस सेंटेंस को मैं यूं कर दूं, मेन, है ना, मेन वॉक्स, WALKS वॉक्स। मेन मतलब मेन, वॉक्स मतलब चलता है। अब बताओ मेरे बच्चे, यहां मुझे एडवर्ब लगानी है कि एडजेक्टिव लगानी है? इसके बारे में समझाओ। मेन वॉक्स, इस वर्ब के बाद में मुझे एडजेक्टिव लगानी है कि एडवर्ब लगानी है? कमेंट करो, एडजेक्टिव लगानी है कि एडवर्ब लगानी है? बताओ बेटा फटाफट। कि सर बिल्कुल एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है? एडवर्ब आता है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा। मैंने बेटा यहां पे लिखा हुआ है लुक। इस लुक के बाद में मैं एडजेक्टिव लगाऊं या एडवर्ब लगाऊं? ये बताओ। लुक के बाद में एडजेक्टिव लगाऊं कि एडवर्ब लगाऊं? लुक के बाद में एडजेक्टिव लगाऊं कि एडवर्ब लगाऊं? कि सर लुक के बाद में तो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं। क्या नहीं आएगी? एडवर्ब नहीं आएगी। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? यही चीज तो आप लोगों को मैंने समझाई इतनी देर से कि सर ये कुछ वर्ब है, फील के बाद में एडजेक्टिव, टेस्ट के बाद में एडजेक्टिव, सीम के बाद में एडजेक्टिव, अपीयर के बाद में एडजेक्टिव, रिमेन के बाद में एडजेक्टिव, लुक के बाद में एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव, और नॉर्मली वर्ब के बाद में क्या आता है? एडवर्ब। नॉर्मली वर्ब के बाद में क्या आता है? एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब आती है ज्यादा? कौन सी एडवर्ब आती है? सर मैनर आती है। कौन सी एडवर्ब आती है? मैनर वाली एडवर्ब आती है। क्लियर है? हाँ, शाबाश मेरे बच्चों। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सिखाई दिया। हाँ, अब एक चीज और जरा गौर करना, बी वर्ब के बाद में क्या बता रहा हूं? कि सर एडजेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां क्या आया है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। तो बेटा ये एक अलग फ्रेज हो गया ना। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले बी वर्ब। उदाहरण के रूप में समझ लो जरा एक बार कि वी
वर, वी वर। अब ये वेरी लिखा हुआ आ रहा है, ये वेरी क्या है, एडवर्ब है, ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। और वेरी मच का एक फिक्स फ्रेज है, वेरी मच एक फिक्स फ्रेज है, वेरी मच, वेरी मच एक फिक्स फ्रेज है। अब इस वेरी मच के बाद में क्या लगाऊंगा कि सर इस वेरी मच के बाद में जो केयरफुली लिखा हुआ है ना वो तो गलत है, इसकी जगह क्या होगा, केयरफुल ही होगा। क्यों हुआ, क्योंकि सर बी वर्ब के बाद में क्या आती है कि सर बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आती है, बी वर्ब के बाद में क्या आती है, एडजेक्टिव आती है। फिर ये वेरी मच क्या है, ये तो फ्रेज है, वेरी मच क्या है, ये तो फ्रेज है। क्लियर है, शाबाश, देख लेना बेटा और देख लेना, है ना, क्योंकि एक ही चीज है, जो चीज समझ में नहीं आती उसकी प्रैक्टिस करके हम समझ लेते हैं। खूब सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ, हाउ के बारे में बात करते हैं। हाउ के बाद में क्या आता है, एडवर्ब। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा, ये हाउ जो लिखा हुआ शब्द दिख रहा है, हाउ, इस हाउ के बाद में आपको क्या लगाना है, एडवर्ब लगानी है। ये तो नॉर्मली, अभी तो छोड़ो इसको, ये बाद में समझ में आएगा। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, पहले इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, उसको बाद में लेके आऊंगा। बेटा अब शब्द लिखा हुआ है हार्ड, अब मैं आपको अंतर करते हुए चलूंगा। यहां हार्ड लिखा हुआ है, यहां हार्डली लिखा हुआ है ना। और देखना अभी और बात करेंगे अपन थोड़ा सा आगे चल के। यहां वेरी लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है, सबके अलग अलग के अंतर की मैं बात करने जा रहा हूं। तो आप हेडिंग लगा के लिखो हार्ड, आप हेडिंग लगा के लिखो हार्ड के बारे में, हेडिंग लगा के लिखो हार्ड क्या होता है, इसके बारे में समझा रहा हूं, है ना, इसके बारे में समझा रहा हूं। हार्ड के बारे में लिखो मेरे बच्चे। बेटा हार्ड के बारे में लिखो। हार्ड का मतलब क्या होता है कि सर हार्ड का मतलब होता है, सबसे मेन चीज हार्ड होती है एकदम टफ, जिसको बोलते हैं TOUGS, टफ। क्या बोलते हैं बेटा, कठोर। क्या बोलते हैं, कठोर, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, सख्त बोलते हैं। क्लियर है, आफ्टर मेन वर्ब। इसका मतलब हार्ड कौन सी है, पहले ये बताओ सर। हार्ड मैनर वाली एडवर्ब है। कौन सी वाली एडवर्ब है, मैनर वाली एडवर्ब है। मैनर वाली एडवर्ब की जगह कहां होती है, SHVO के बाद में। किसके बाद में, SHVO के बाद में। तो बेटा ये होता है हार्ड। अब एक शब्द और होता है, उसके बारे में सुनिएगा। एक शब्द और है, एक है बेटा हार्ड और एक शब्द है मेरे बच्चे हार्डली। अब कंफ्यूज करने वाले शब्दों को बता रहा हूं, HARDLY, ये दो शब्द है। ये हार्ड क्या है कि सर ये हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और ये हार्ड एडवर्ब भी होता है। चलो ठीक है। ये हार्डली क्या है सर, ये हार्डली एडवर्ब है। ये हार्डली क्या है, एडवर्ब। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सर सख्त। इसका मीनिंग क्या होता है, सख्त होता है और इसका मीनिंग कठोर होता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सर मुश्किल से। इसका मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से। क्या होता है बेटा, मुश्किल से। इस वाले वाक्य में नो भी आ इस वाले वाक्य में नॉट मिल सकता है, नेवर भी मिल सकता है। नॉट भी मिल सकता है और नेवर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हार्डली वाले वाक्य में, लेकिन अगर हार्डली वाले वाक्य में आपको नॉट दिख जाए तो वो गलत है। NEVER नेवर दिख जाए तो वो गलत है। और अगर आपको नेवर दिखाई दे रहा है तो उस नेवर को आप एवर में चेंज कर सकते हो। नेवर को आप एवर में चेंज कर सकते हो, लेकिन नेवर नामक शब्द गलत हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हार्ड का मतलब कठिन होता है, हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है। हार्ड वाले वाक्य में नॉट आ सकता है, लेकिन हार्डली वाले वाक्य में नॉट भी नहीं आएगा, नेवर भी नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बताइएगा जरा बेटा फटाफट। हार्ड और हार्डली समझ में आ गया क्या? हार्ड और हार्डली समझ में आ गया क्या? हार्ड और हार्डली समझ में आ गया क्या? ठीक है बेटा, जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर कि सर ये तो था हार्ड और ये है हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से या शायद ही कभी कभी। ठीक है। हार्डली एवर हो सकता है, मैंने बता दिया था आपको। हार्डली एवर हो सकता है। हार्डली का मतलब कि सर मुश्किल से और हार्ड का मतलब कि सर कठिन।
हार्ड का मतलब कठिन। जरा सेंटेंस देखो, माई मदर इज हार्डली 50, इसका मीनिंग करके बताओ फटाफट। माई मदर इज हार्डली 50, मेरी जो माँ है वो मुश्किल से ही 50 साल की है। ये लिखा हुआ ना, माई मदर इज हार्डली 50, इसका मीनिंग क्या निकला, मेरी माँ मुश्किल से ही 50 साल की है। ठीक है। सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, कि वह सूर्य उदय होने से पहले, कि वह सूर्य उदय होने से पहले मुश्किल से ही उठती है। कैसे उठती है, मुश्किल से ही। तो सर यहां पे हार्डली का मतलब मुश्किल से, यहां हार्डली का मतलब सर मुश्किल से। क्लियर है। चलो और देखो, अब ये कुछ और बातें हैं, सुनिएगा। सर आफ्टर क्या है, कि सर आफ्टर तो प्रेपोजिशन है। आफ्टर के बाद में टीलिंग क्या है, कि सर टीलिंग तो जेरंड है, नाउन है। इसके बाद में वेरी लगाया हुआ, ठीक है, लेकिन सर वेरी हार्डली नहीं होगा, क्योंकि हार्डली का मतलब तो क्या होता है, मुश्किल से, और हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन। तो सर आफ्टर टीलिंग वेरी हार्ड, खूब ज्यादा सख्त मेहनत करने के बाद। नॉट हार्डली, हार्डली के साथ में किसका यूज नहीं करते, नॉट का यूज नहीं करते, केवल क्या होगा, हार्डली ही होगा। वेरी हार्डली जो यहां लिखा हुआ आया था, वेरी हार्डली जो यहां लिखा हुआ आया था, ये वेरी हार्डली क्या हुआ, गलत हुआ। इसकी जगह क्या होगा, वेरी हार्ड होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, हार्डली के साथ में नेवर नहीं, हार्डली के साथ में तो क्या आता है, एवर आता है। सीधी सीधी से कॉन्सेप्ट है कि हार्डली नामक शब्द अपने आप में नॉट है, हार्डली के साथ में आपको नॉट भी नहीं लगाना है और नेवर भी नहीं लगाना है। हार्डली के साथ में लगा पाओ तो आप एवर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एवर लगा सकते हो। क्लियर है। हाँ वेरी हार्ड बेटा वेरी हार्ड। चलो और पढ़ते हैं। अब एक शब्द है, दूसरी हेडिंग डालो, फॉर्चुनेटली, FORTUNATELY, हेडिंग डालो फॉर्चुनेटली, और एक और डालो अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, दोनों की हेडिंग डाल लो फटाफट, और जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली की जगह वाक्य के शुरू में आती है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली की जगह वाक्य के शुरू में होती है। लिख लो फटाफट। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली की जगह वाक्य के शुरू में होती है। हाँ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली की जगह वाक्य के शुरू में होती है बेटा। कहां होती है, वाक्य के शुरू में होती है। जैसे मान लो ये कोई सेंटेंस था, ही वॉज फॉर्चुनेटली, और आगे वाक्य है, तो बेटा ये फॉर्चुनेटली गलत हो गया। आएगा कहां, सर वाक्य के शुरू में आएगा। कहां आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, ही वॉज अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, तो सर ये अनफॉर्चुनेटली की जगह गलत है। कहां आएगा, वाक्य के शुरू में। हरी वॉज फॉर्चुनेटली, तीसरा सेंटेंस, हरी वॉज फॉर्चुनेटली, तो सर ये फॉर्चुनेटली गलत है। फॉर्चुनेटली की जगह कहां होती है, वाक्य के शुरू में होती है। क्लियर है। सर वेरी हार्डली गलत कैसे है, बेटा सेंटेंस में अर्थ के अकॉर्डिंग गलत है। सेंटेंस में अर्थ के अकॉर्डिंग गलत है। वहां पर बात की जा रही है कठिन मेहनत की, और हार्डली का मतलब तो मुश्किल से होता है ना, मुश्किल से होता है। क्लियर है। बक्स जाट बोल रहा है बेटा, आप सर आपका क्या चश्मा कितने नंबर का, क्या करेगा जानकर बेटा, 1 नंबर का है मेरा, है ना, 0.7 और 1 नंबर का है। एक में 0.7 है, एक में 1 है। चलो आगे बढ़ता हूं। एडजेक्टिव, अब इनफ की बात कर रहा हूं बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ENOUGH। सर इनफ के बारे में समझाओ। तो बेटा इनफ की गणित ये होती है कि इनफ के बाद में आना होता है तो नाउन होता है, और इनफ के पहले आना होता है तो एडजेक्टिव आता है। और कौन सी एडजेक्टिव आता है, सिंपल एडजेक्टिव आता है। और ये डिग्री में पढ़ा चुका हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट डिग्री में पढ़ा चुका हूं कि सर इनफ, ENOUGH, इनफ के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। इनफ के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और इनफ के बाद में क्या आता है मेरे बच्चे, नाउन आता है। क्या सही बोल रहा हूं,
क्या सही बोल रहा हूं मेरे बच्चे कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हो? तो जरा फिर स्क्रीन पर देखो, इनफ के बाद में लोड लिखा हुआ है, ये लोड क्या है? एडजेक्टिव है। तो सर ये एडजेक्टिव गलत हो गया। इनफ के पहले लोड या लाउड जो भी लिखा हुआ है ये LOUD है, लाउड है। दूसरा सेंटेंस इनफ काइंड लिखा हुआ है, तो सर ये गलत है, ये काइंड इनफ होगा। तीसरा शब्द लिखा हुआ है इनफ फास्ट, तो सर ये फास्ट गलत ही होगा, फास्ट इनफ। इसका मतलब एक बात ये कंफर्म होगी ENOUGH कि सर इनफ से पहले या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, ये तो कंफर्म है। ये तो क्या है? कंफर्म है। इनफ के पहले आएगा, इनफ के बाद में नहीं। जैसे इनफ कॉस्टली, तो सर ये कॉस्टली गलत है, इसको पहले लिखो। इसको कहां लिखो? पहले लिखो। क्लियर है? हाँ, आज बड़ी क्लास है बेटा। क्लियर है? हार्डली वाला रिपीट करो। क्या आंसर होगा? यू वर्क रिक्त स्थान हार्ड या हार्डली? बताओ फटाफट। यू वर्क हार्ड या हार्डली? मैं उस बच्चे से पूछना चाहूंगा जिसने मुझे कमेंट करके बोला सर हार्डली रिपीट करो, वो बताओ बेटा, मैं अब तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें हार्ड क्यों आया, हार्डली क्यों नहीं आया? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, हार्डली क्यों नहीं आया, इसका कारण बताओ। कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है मेरे इस क्वेश्चन का, हार्डली क्यों नहीं आया। इसमें आंसर हार्ड ही क्यों हुआ, हार्डली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। और जो बच्चा बोल रहा था सर वो रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, इस क्वेश्चन को पढ़ मेरे बच्चे और अर्थ कर। आफ्टर टिलिंग वेरी हार्डली आएगा कि वेरी हार्ड आएगा? गड्ढा खोदने के बाद में वेरी हार्ड होगा कि वेरी हार्डली होगा? कि सर वेरी हार्ड आएगा। आफ्टर टिलिंग वेरी हार्ड, टिलिंग का मतलब क्या है? इस टिलिंग का मतलब क्या है? टिलिंग का मतलब क्या हुआ? इस टिलिंग का मतलब है वर्किंग। इस टिलिंग का मतलब है वर्किंग। इस टिलिंग का मतलब क्या है? वर्किंग है, इसलिए बना सर ये। तो आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड की हार्डली? वेरी हार्ड ही तो आएगा। इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट था यार। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया। इनफ वाला समझ में आ गया सभी बच्चों के? इनफ वाला समझ में आ गया? हाँ, सेंटेंस समझ के करना ही तो होगा। ये सब जो जिसमें एडवर्ब लगानी थी वो तो मैंने पढ़ा दिया, अब सब समझ के करने का ही होगा, है ना? सब समझ के करने का ही होगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हेडिंग डालो तीसरा कॉन्सेप्ट 2। तीसरा कॉन्सेप्ट डालो 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। 2 के ऊपर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 का यूज कैसे कैसे करते हैं, हेडिंग डाल लो फटाफट 2 की, और जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर फोकस करो। 2 के क्या क्या मीनिंग है? 2 का पहला मीनिंग है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। अगर आपके पास में सेंटेंस में आवश्यकता से अधिक की बात की जा रही तो 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। टू मच बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। टू मच बोलते हैं ना अपन, वो होता है बहुत ज्यादा। तो इस 2 का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट लिख लो, बहुत ज्यादा। 2 का पहला मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा। अलग अलग है 2 के मीनिंग। दूसरा 2 का मीनिंग लिखो, बुरे गुणों के लिए। इसका मतलब 2 के बाद में जो एडजेक्टिव आएगी, कान खोलकर सुन लेना क्या बोल रहा हूं। 2 के बाद में एडजेक्टिव, 2 के बाद में एडजेक्टिव, 2 के बाद में एडजेक्टिव। 5वीं बार बोल देता हूं, 2 के बाद में एडजेक्टिव अगर आएगी तो वो बुरी एडजेक्टिव आएगी, बुरे सेंस वाली। कौन से सेंस वाली? बुरे सेंस वाली। टू गुड गलत है,
टू गुड गलत है, टू बैड ही होगा, क्योंकि सर अगर आपने टू गुड किया है, टू गुड अगर आपने किया है तो वो गुड गलत है, यहां पे आप बैड करो। और आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो गुड ही करूंगा, तो बेटा टू को हटा और वेरी कर, वेरी गुड होगा। क्या होगा? वेरी गुड होगा, टू गुड। जैसे कई बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर योर टीचिंग स्टाइल इज टू गुड, तो बेटा उसका मतलब नेगेटिविटी आता है कि आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं बच्चों की भावनाएं समझ गया, वो कहना चाहते हैं कि सर आप वेरी गुड पढ़ाते हैं, लेकिन वो लिखते हैं टू गुड, तो वो गलत है। वो टू गुड क्या है मेरे बच्चे? वो गलत है। टू मच फ्रेज है बेटा, टू मच फ्रेज है अजय, टू मच एक फ्रेज है। चलो और बात करता हूं, सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर होगी। पहले एडवांस मत बढ़ो, मुझे कंप्लीट करने दो। पहला पॉइंट टू का आपने बताया सर आवश्यकता से अधिक होना। दूसरा पॉइंट आपने बता दिया बुरे गुणों के लिए। और सर टू का मतलब भी होता है, और अधिकतर बच्चे बोलते हैं आई लव यू टू। ये जो लास्ट में टू आया है इसका अर्थ होता है भी। ये जो लास्ट में टू आता है ना इसका अर्थ होता है भी। लिख लो, लास्ट में टू आने पर उसका अर्थ होता है भी। लास्ट में टू आने पर उसका अर्थ होता है भी। फिर वो बुरे गुण के लिए नहीं आता, फिर वो बुरे गुण के लिए नहीं आता। टू के बाद में एडजेक्टिव आ रही है तो ये बुरा है, कुल मिलाकर ये बुरा है। ये क्या है? बुरा है। लेकिन लास्ट में अगर टू लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? भी है। क्या है? भी है। क्लियर है? और एक टू का अर्थ क्या बताया? आवश्यकता से अधिक होना। क्या होना? आवश्यकता से अधिक होना। और सुनो, अभी तो टू के साथ में आगे जाकर टू का जोड़ा बनता है। टू का जोड़ा बनता है, तो सर वो टू के आगे जो बनता है ना वो टू इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन सर ये गलत होता है। टू का जोड़ा ये क्या है? गलत है। ये ही क्या होता है? सही होता है। ये ही क्या होता है? सही होता है। जरा एक बार इधर वाला समझ में आया कि नहीं आया वो कंफर्म करके बताओ। इधर वाली स्लाइड समझ में आई कि नहीं आई, इसके बारे में एक बार कंफर्म करो। उसकी बात बाद में करूंगा, पहले इसके बारे में बताओ। टू का यूज किसके लिए? हाँ, मी टू मतलब मे भी। मी टू का मतलब मे भी। लास्ट में जो टू आ रहा है इसका मतलब होता है भी। टू के साथ में अगर आपने एडजेक्टिव लगाया है तो इसका मतलब होता है बुरा। और अगर टू के साथ में आपने टू लगाया है तो इसका मतलब निकलता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या निकलता है? नेगेटिव। और टू के साथ में आपको कुछ जोड़े मिलेंगे जिनकी बात मैं आगे करूंगा। जो आवश्यकता से अधिक बताया जाता है, जैसे टू मच, ये आवश्यकता से अधिक है। टू मच है ना, टू मच ये आवश्यकता से अधिक, इसकी बात बाद में करेंगे। तो सर ये क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गई। अब सुनना बच्चा, अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। एक मैंने लिखा है टू हॉट और एक मैंने लिखा है वेरी हॉट। समझना ढंग से, दोनों ही सही है। टू हॉट भी सही है और वेरी हॉट भी सही है। किसी भी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं इस टू के अंदर, किसी भी किताब में नहीं है। हार जीत लगा लेना। टू हॉट और वेरी हॉट। हाँ, अगर किसी बच्चे ने हायर स्टडी की है, हायर स्टडी का मतलब काफी डीप से पढ़ा है, बहुत ज्यादा डीप से पढ़ा है, उसकी मैं कहूंगा नहीं। बाकी नॉर्मली कोई नहीं बताता ना समझाता है। टू हॉट और वेरी हॉट में क्या फर्क है सर? टू हॉट भी सही है, वेरी हॉट भी सही है। फर्क क्या है? आज तो गर्मी खूब है यार, आज तो गर्मी खूब है, मैंने ऐसे बोला। अगर मैं उस गर्मी के लिए बोलता हूं टू हॉट तो सर वो हो गया आवश्यकता से अधिक। और आवश्यकता से अधिक मतलब इतनी गर्मी हो गई कि मुझसे सहन नहीं हो रही है, वो होता है टू हॉट। लेकिन वेरी हॉट का मतलब ही गर्मी ही है, और वो भी खूब सारी ही है, लेकिन उसको सहन कर पा रहे हैं। तो अगर वेरी हॉट बोला गया है तो सहनीय है, और टू हॉट बोला गया है तो वो असहनीय है। क्लियर है? चलो ठीक है, और बात करता हूं। इनफ के बारे में बता दिया, ENOUGH। इनफ के पहले क्या आता है? इनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आती है। इनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आती है, और इनफ के बाद में नाउन आता है। इनफ के बाद में नाउन आता है, ये पहला पॉइंट। इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, ध्यान रखना।
क्या आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। टू हॉट नेगेटिव, हाँ नेगेटिव सेंस है, सेंटेंस नहीं है, सेंस है, सेंस। क्लियर है? अरे तुम बड़े होट हो। वो होट क्या होता है बेटा, ये स्पोकन लैंग्वेज है, रिटर्न में गलत होता है ना, रिटर्न में गलत होता है। स्पोकन लैंग्वेज है और स्पोकन में तो खिचड़ी बोलते हैं, इसकी उधर उसकी उधर। यू आर सो हॉट, यू आर टू हॉट, यू आर वेरी हॉट, सब चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, जरा देखिएगा ये सही है कि गलत है, एक बार इनके बारे में बताते हुए मुझे बताइए, ये सही है कि गलत है, सेंटेंसेस फटाफट बताइए। बिल्कुल बताया था बेटा, मैं तो न जाने कितनी चीज कितनी बार बता चुका, कितनी चीज कितनी बार बता चुका। अगर इस टू की जगह वेरी लिखा हुआ होता, इस टू की जगह वेरी लिखा हुआ होता तो वो गलत होता, इस टू की जगह वेरी लिखा हुआ होता तो वो गलत होता, इस टू की जगह वेरी लिखा हुआ होता तो वो गलत होता। क्लियर है मेरे बच्चे? क्योंकि सर वेरी का अभी अलग कॉन्सेप्ट आएगा, बात करेंगे, वेरी को अलग से पढ़ेंगे। तो सर टू डल नेगेटिविटी है, टू हॉरिबल नेगेटिविटी है, टू अगली नेगेटिविटी है, और टू और टू का जोड़ा मिल गया सर, टू और टू का जोड़ा यहां पे हमें मिल रहा है। और वैसे टू अपने साथ में नेगेटिविटी लेता है, मतलब वीक कमजोरी होता है और कमजोरी नेगेटिविटी देता है। ही वॉज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, नेगेटिविटी है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। चलो अब मैं वेरी पढ़ा रहा हूं, अब मैं वेरी पढ़ा रहा हूं, हेडिंग लगाओ वेरी की और एक एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज लिखना। वेरी की हेडिंग लगाओ और लिखो मैं जो लिखवा रहा हूं, वेरी की हेडिंग लिखो बेटा, बेटा वेरी की हेडिंग लगा के लिखो फटाफट। वेरी का यूज लिखो, पहला यूज, पहला यूज लिखो, ढंग से समझना मेरी बात। ये एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वेरी अगर है तो इस वेरी के पहले द आएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं क्या बोल गया कि सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले वेरी है तो इस वेरी से पहले द आएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले द है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द है तो फिर वेरी नहीं मच आएगा, फिर क्या आएगा? मच आएगा। तो एक बात ये ध्यान रख लेना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द वेरी होगा, द वेरी होगा, द वेरी होगा और द वेरी होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, टाइम नहीं हुआ क्या नाम है परास यादव, शायद तुमने लेट ज्वाइन करा है, क्लास 2 बजे तक होगी आज क्लास 2 बजे तक होगी, टाइम नहीं हुआ है बेटा। वेरी लिखा हुआ है यहां पे, वेरी हम पढ़ रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? द वेरी आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? द वेरी आएगा। जरा देख लो, बेस्ट, बेस्ट से पहले द वेरी लिखा हुआ है, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट से पहले द वेरी लिखा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले द वेरी लिखा हुआ है, मोस्ट हैंडसम से पहले द वेरी लिखा हुआ है, क्लेवरेस्ट से पहले द वेरी लिखा हुआ है और हॉटेस्ट से पहले द वेरी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें लगाना पड़ेगा द वेरी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? द वेरी लगाना पड़ेगा। ये वेरी का पहला नियम, ये वेरी का पहला नियम। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए वेरी का, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए वेरी का कि सर वेरी के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगी, वेरी के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगी तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगी। वो क्या आएगी? पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगी। जैसे आपने लिखा वेरी ब्यूटीफुल, VEAUTIFUL, तो ये सही है, लेकिन आपने लिख दिया वेरी बेड या वेरी अगली, ये आपने लिख दिया मेरे बच्चे वेरी अगली, तो सर ये बेड और अगली की वजह से वेरी गलत है। यहां पे फिर क्या आएगा? टू आएगा। यहां पे क्या आएगा सर? टू आएगा। जरा समझने की कोशिश करना। वेरी ब्यूटीफुल सही है,
वेरी डल की जगह टू डल ज्यादा सही है, इसको छोड़ देता हूं एक बार के लिए। वेरी हैंडसम सही है, वेरी क्लेवर सही है। इसका मतलब वेरी के बाद में जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा मेरे बच्चे। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? ओके, हाँ, टू अगली, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब चलता हूं बेटा। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी क्या? ये चीज नहीं, एक मिनट दोबारा से क्लियर करता हूं। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी क्या? जरा बताइए एक बार। ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी क्या? कमेंट करो फटाफट। ये वाली चीज पढ़ा दी क्या? कमेंट करो तुरंत। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, चलो तीसरे कॉन्सेप्ट में चल रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट समझना वेरी का। वेरी के बाद में और क्या लगता है कि सर वेरी के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वेरी के बाद में क्या आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अगर 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 आपने मच कर दिया, MUCH, मच के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दी, तो सर ये मच गलत है। अभी वेरी जैसे ही कंप्लीट होगा मच आ जाएगा। मच और वेरी कंप्लीट होगा ना, फिर जाके टू, वेरी और मच तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि सर वेरी के बाद में कौन सा पार्टिसिपल आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। फंक्शन क्या होता है? सर एडजेक्टिव का काम करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सही है, वेरी चार्मिंग सही है, वेरी इंटरेस्टिंग सही है, और वेरी चार्मिंग जो लिखा हुआ वो सही है। इसका मतलब सर वेरी के बाद में आगे आने वाला जो शब्द होता है वो ING वाला भी आ सकता है। कौन सा वाला आ सकता है? ING वाला भी आ सकता है। लेकिन सर इसके कुछ अपवाद है। इसके कुछ अपवाद है। वेरी के बाद में थर्ड फॉर्म भी आती है। वेरी के बाद में थर्ड फॉर्म जैसा भी आता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वो ये है सर वेरी के बाद में कुछ पास्ट पार्टिसिपल। और इसके खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी के बाद में मैंने लिखा PLEASED, तो सर ये वेरी प्लीज्ड सही है, वेरी टायर्ड सही है, वेरी कंटेंटेड सही है, वेरी डिलाइटेड सही है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वेरी प्लीज्ड, एक बार इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे सर ये एक वाक्य लिखा हुआ है, ही इज वेरी ग्लेड टू रिसीव हर लेटर। अब सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर ये जो ग्लेड है ये पॉजिटिव सेंस का है। ये कौन से सेंस का है? पॉजिटिव सेंस का है। जैसे आपने पढ़ा था टू के बाद में सर टू आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इस टू के बाद में जो एडजेक्टिव आ रहा है वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? नेगेटिव वाला होना चाहिए। तो सर ये टू टू हो जाएगा। इसी प्रकार से वेरी टू का जोड़ा भी होता है। इसी प्रकार से किसका जोड़ा होता है? वेरी टू का जोड़ा भी होता है। अब आ गया मच, तो एक बार मैं वेरी को समराइज कर रहा हूं। वेरी को समराइज कर रहा हूं, सुनिएगा। वेरी के अंदर पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि बेटा आपको यह ध्यान रखना है द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज बताई। दूसरी चीज वेरी के लिए क्या बताया? वेरी के बाद में कैसी एडजेक्टिव? पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगी। कौन सी एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तीसरा पॉइंट क्या बताया वेरी के लिए कि सर वेरी के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल मेरे बच्चे? कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। चलो ठीक है। इसका अपवाद क्या था? इसका अपवाद ये था कि सर वेरी के साथ में हमको पास्ट पार्टिसिपल भी लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? पास्ट पार्टिसिपल भी लगाना पड़ रहा है। वेरी टायर्ड, वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड, ऐसे कई वर्ड थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया।
चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये था कि सर टू और टू का जोड़ा बनता है, जो किस सेंस में आता है? नेगेटिव सेंस में आता है। इसी प्रकार से सर वेरी और टू का जोड़ा भी बनता है, जो पॉजिटिव सेंस में आता है। जो कौन से सेंस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आता है। क्लियर है? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग सही है। क्लियर है बेटा? हाँ, तो सर ये पॉइंट्स हो गए सारे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट, और ये तीसरे पॉइंट का अपवाद। तीसरे पॉइंट का अपवाद प्लीज्ड, टायर्ड, कंटेंटेड और डिलाइटेड। इन चार शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। इन चार शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। अगला कौन सा कॉन्सेप्ट था? अगला ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ये मच में बताऊंगा। और सर ये वेरी के साथ में टू आया है, इसका मतलब सेंस कौन सा होगा? पॉजिटिव सेंस। और अगर टू के साथ में टू आया है तो कौन सा सेंस होगा? कि सर नेगेटिव सेंस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटा। अब चलो मच के अंदर आ जाओ। अब कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा, कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा, जरा मेरी बात को समझते हुए चलना। बेटा द वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री थी, द वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री थी। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले मच लिखा हुआ है तो सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा हुआ है तो द से पहले मच आएगा। मतलब मच द सुपरलेटिव डिग्री होता है और द वेरी सुपरलेटिव डिग्री होता है। कंफर्म कर लो 2-3 बार पढ़कर फटाफट फटाफट। खूब एरर बनते हैं इसके भी जबरदस्त एरर बनते हैं। फटाफट देख लो बेटा। ठीक है, तो देखो मच द बेस्ट, मच द मोस्ट हैंडसम, मच द क्लेवरेस्ट, मच द हॉटेस्ट, मच द हॉटेस्ट। बात समझ में आ गई होगी। अगर द वेरी लिखा हुआ दिखता है तो इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई दिखती है तो द वेरी। क्लियर है? इसी प्रकार से मच द, इसी प्रकार से मच दे, मच दे के बाद में कौन सी डिग्री? कि सर मच दे के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री दी हुई तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले मच दे। अब तुम में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों ही ऑप्शन में हो तो, दोनों ही ऑप्शन में हो तो वो क्वेश्चन गलत है, उस पर रिट लगेगी। दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ रहे हैं सर मच। अब इसी के अंदर दूसरा नियम आपका याद हो तो मैंने बताया था कि सर वेरी के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। लेकिन बेटा मच के बाद में थर्ड फॉर्म, मच के बाद में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये दोनों क्या है? आपस में एडजेक्टिव है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब मच के बाद में पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मच एनॉयड हो गया, मच रिटर्न हो गया, या मच कुछ भी एडजेक्टिव आना चाहिए। क्लियर है? चलो मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये तो मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री में खूब बार पढ़ाया है और कम से कम 20 एग्जाम्पल करवाए होंगे। मच मोर है, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल से पहले मच लगा दिया। होटर कंपैरेटिव डिग्री है तो मच लगा दिया। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो मच लगा दिया। गलती कैसे आएगी? सर गलती आएगी ऐसे, वेरी बेटर। ये वेरी बेटर गलत है। इस वेरी की जगह क्या होगा? मच बेटर होगा। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये वेरी इंटरेस्टिंग सही है, लेकिन लिखा हुआ आ गया मच इंटरेस्टिंग। लिखा हुआ क्या आ गया? मच इंटरेस्टिंग। तो सर वो क्या है? वो गलत है। लिखा हुआ मिलेगा वेरी कंटेंटेड, वेरी कंटेंटेड, और एक जगह लिखा हुआ मिलेगा मच कंटेंटेड।
मच कंटेंटेड। तो सर मच के साथ में आती तो थर्ड फॉर्म ही है, आता तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन मच के साथ में कंटेंटेड नहीं, वेरी के साथ में कंटेंटेड आता है। क्लियर है? जैसे वेरी टायर्ड ही होगा, मच टायर्ड गलत हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ध्यान आपको रखना है। और देख लो अब आगे सर वो फ्रेजेज जिनकी मैं बात कर रहा था। वेरी मच, इट इज ए फ्रेज। ये क्या है? एक फ्रेज है। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। आई थैंक यू वेरी मच, मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मच इंटरेस्टिंग गलत है, मच बेटर सही है। शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड। सर इतने कॉन्सेप्ट है कि भूल जाएंगे बेटा, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएंगे। क्लियर है ना? प्रैक्टिस से सब याद हो जाएंगे। अब वो जो मैं बोल रहा था कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी, वो वेरी के अंदर मैंने छोड़ा था कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है एज ए नॉलेज ओनली, बाकी क्वेश्चन नहीं आता, केवल नॉलेज की बात कर रहा हूं। अगर वेरी प्लीज अगर आपने बोला है तो उसका मतलब क्या होता है? वेरी प्लीज का मतलब होता है खुश होना। वेरी प्लीज्ड का मतलब क्या होता है? खुश होना। और अगर मच प्लीज्ड आपने बोला है तो उसका मतलब होता है संतुष्ट होना। थोड़ा ध्यान रखना, वेरी प्लीज्ड अगर आपने बोला है तो खुश होना, और मच प्लीज्ड आपने बोला है तो संतुष्ट होना। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण देखिए फटाफट, उदाहरण देखिए। क्यों गलत हुआ ये बताइए। वेरी सीनियर, ये वेरी गलत क्यों है? कि सर यहां ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में तो मच लगाया जाता है। टू गुड में सर ये टू क्यों गलत है? क्योंकि सर गुड अच्छा वर्ड है, तो वेरी गुड हमारे यहां आंसर होगा। कंटेंटेड गलत क्यों है? क्योंकि सर कंटेंटेड, सॉरी कंटेंटेड तो सही लिखा हुआ है सर, ये कंटेंटेड के अंदर, इस कंटेंटेड के अंदर ये जो मच लिखा हुआ ये गलत है। मच की जगह क्या होगा? वेरी कंटेंटेड होगा। वेरी एम्यूज्ड गलत क्यों है? वेरी क्यों गलत है इसके अंदर? कि सर वेरी एम्यूज्ड, एम्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ तो मच ही आता है, मच होगा। वेरी सीनियर वापस से लिख दिया, वेरी सीनियर ये तो वापस से लिख दिया। फिर है वेरी ऑब्लिग्ड, बेटा ये ऑब्लिग्ड गलत क्यों हुआ? वेरी गलत क्यों हुआ? क्योंकि सर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो मच ऑब्लिग्ड आएगा। टू ऑनेस्ट गलत क्यों हुआ? कि सर ऑनेस्ट पॉजिटिव वर्ड है तो वेरी ऑनेस्ट आएगा। टू हम्बल गलत क्यों हुआ? क्योंकि सर टू नेगेटिव वर्ड है और वेरी पॉजिटिव वर्ड है। टू इंटेलिजेंट गलत क्यों हुआ? इंटेलिजेंट पॉजिटिव वर्ड है और टू नेगेटिव वर्ड है तो वेरी इंटेलिजेंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे और देख लीजिए। वेरी ब्लाइंड, सर वेरी ब्लाइंड, ब्लाइंड नेगेटिविटी है तो वेरी गलत है, टू ब्लाइंड होगा। वेरी वीक, सर वीक यहां पे नेगेटिव वर्ड है तो टू वीक हो जाएगा। मच ग्लेड, मच ग्लेड कि सर मच के बाद में पॉजिटिव डिग्री थोड़ी आती है कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मच गलत है, वेरी हो जाएगा, वेरी ग्लेड। मच ग्लेड गलत है, वेरी ग्लेड हो गया। मच ग्रेटफुल, ग्रेटफुल वापस से सर पॉजिटिव डिग्री है तो मच नहीं आएगा, वेरी आएगा। एक ये विशेष ध्यान रखना, क्वाइट सॉरी नहीं होता, कुछ कुछ फ्रेज जिनका ध्यान रखना है, ये वेरी सॉरी होगा। और इसका गाना भी बनता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गया, है ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये वेरी सॉरी ही होता है। आप यहां पे टू सॉरी मत कर देना, यहां पे टू सॉरी मत कर देना, है ना, इट्स अ वेरी सॉरी ही होगा थोड़ा ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये क्वाइट सॉरी नहीं होगा, टू सॉरी नहीं होगा, लिख लेना इसको, ये टू सॉरी भी नहीं होगा, ये होगा वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गया। पीडीएफ मिलेगी क्या? नहीं बेटा, पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना, पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलो और बात कर लेते हैं। टू ग्लेड जो लिखा हुआ है, सर ग्लेड तो अच्छा शब्द है तो टू गलत हो गया, वेरी ग्लेड होगा। वेरी वेल कभी नहीं होगा सर, वेरी वेल कभी नहीं होगा, फ्रेज है, क्वाइट गुड ही होगा, ये ध्यान रखना, या फिर वेल ही होगा, क्योंकि वेल अपने आप में वेरी है, वेल अपने आप में वेरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। यहां देखो बेटा,
वेरी वेल कभी नहीं होगा, वेरी वेल कभी नहीं होगा। वेरी गुड हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है, वेरी वेल नहीं होगा। तो हमें वेरी गुड ही करना होगा या फिर हम करेंगे क्वाइट गुड। वेरी गुड से भी ज्यादा अच्छा क्वाइट गुड है, वेरी गुड से भी ज्यादा अच्छा क्या है, क्वाइट गुड है। क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, आज तो मैं पूरा करवाऊंगा, है ना। चलो और बढ़ते हैं। अब आ जाओ टू मच। एक बच्चा बीच बीच में कमेंट कर रहा था सर टू मच क्या है, टू मच क्या है, टू मच क्या है। बेटा जो मैं पढ़ा रहा था उस समय तो ध्यान था नहीं, तू वो पूछ रहा था जो मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, है ना। तो जिस समय जो तुमको दिया जाए उसको सिर लगा कर लिया करो, मना मत किया करो कि सर हमें तो नहीं लेना, हमें तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ती है बेटा हर एक चीज की। तो जिस समय में तुम्हें मच पढ़ा रहा था तो मच पे फोकस होना चाहिए था, जिस समय में वेरी पढ़ा रहा था तो वेरी पे फोकस होना चाहिए था। क्योंकि बिलीव तुम्हें करना पड़ेगा कि ये बंदा कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा पढ़ाने से। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ ही गया हूं तो बेटा साथ निभा के जाऊंगा। कमी तुम्हारी होगी कि तुम साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, ये बंदा तो चलेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे एक कैंडिडेट आओ, चाहे यहाँ 1000 कैंडिडेट आओ, ये बंदा पढ़ाएगा, मतलब पढ़ाएगा और पूरी ईमानदारी से पढ़ाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो गोल गप करके एक क्लास के अंदर तुम्हारी एडवर्ब कंप्लीट हो चुकी होती, है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। आगे लिखा हुआ है टू मच, है ना सर। एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। अगर ये क्लास, ये एडवर्ब समझ में नहीं आए तो बेटा एक काम करना, जो चीज समझ में नहीं आती है ना उसको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दिन में थोड़ा सा टॉपिक एडवर्ब का लिया और उसको कंप्लीट कर दिया, दूसरे दिन उसके आगे से थोड़ा सा लिया फिर कंप्लीट कर दिया। एक महीने में कंप्लीट कर लो एडवर्ब को। नहीं समझ में आ रही है ना तो एक महीने में कंप्लीट कर लो। एक महीने में कंप्लीट कैसे करते हैं सर? एक महीने में कंप्लीट करते हैं बेटा थोड़ा 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 पढ़ के, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। पहले एक दिन यही पढ़ो टू मच क्या होता है, एक दिन टू को ही पढ़ो, एक दिन हार्ड को ही पढ़ो, एक दिन हार्डली को ही पढ़ो, ऑटोमेटिक सब आ जाता है बेटा। ओके, टू मच के बाद में नाउन आएगा, बस ये विशेष ध्यान रखना, मतलब नाउन से पहले टू मच आता है। तो बेटा ये पेन नाउन है, डाउट नाउन है, ट्रबल नाउन है, डिफिकल्टी नाउन है। क्लियर है? तो सर टू मच पेन, टू मच डाउट, टू मच ट्रबल, टू मच डिफिकल्टी। इसका मतलब टू मच सर एक फ्रेज है, बस ये ध्यान रखो। टू मच क्या है? एक फ्रेज है, और एक मच टू एक फ्रेज है। दोनों में अंतर इतना ही है कि मच टू के बाद में एडजेक्टिव आता है और उसके बाद में नाउन आता है, इतना ही फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है। बस याद कर लो, टू मच के बाद में नाउन आएगा और मच टू के बाद में एडजेक्टिव आएगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। मच टू पेनफुल, पेनफुल एडजेक्टिव है। मच टू डाउटफुल, डाउटफुल एडजेक्टिव है। मच टू जेलस, जेलस एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो लिखा हुआ है टू मच ब्यूटीफुल। तो कई लोग बोलते हैं ना सर टू मच ब्यूटीफुल, वो गलत है बेटा, वो बनाया जाएगा मच टू ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है बेटा? पीडीएफ नहीं मिलती, इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, तभी तो कहता हूं ना स्क्रीनशॉट ले लो, तभी कहता हूं बार बार कि लिख लो, तभी कहता हूं कि बाद में मतलब नोट्स बना लेना, ऐसा ऐसा। पीडीएफ में कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, पीडीएफ में कुछ नहीं पढ़ा है। चलो सर, एक वर्ड और है सर, मच मोर। अब मेरे प्यारे बच्चों को पता है ये देन है, मुझे बताओगे क्या कोई ये मोर और देन कौन सी डिग्री है? एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या मोर और देन कौन सी डिग्री है? मोर और देन कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है बेटा। एक लड़के का कमेंट है कि सर डिफिकल्टी एडवर्ब नहीं है क्या? बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होती है और एडवर्ब भी होती है, जैसे वेल, जैसे हार्ड। क्या है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। कई प्रेपोजिशन 90% प्रेपोजिशन एडवर्ब है, 90% प्रेपोजिशन एडवर्ब, जैसे इन प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, आउट प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। तो इसके चक्कर में मत पढ़ो अभी, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो।
चलो सर, तो सर आपको मैंने ये पूछा था कि ये मोर और ये देन कौन सी डिग्री है, कि सर मोर और देन कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी आता है कि मच आता है? ये तो कंपैरेटिव डिग्री में भी पढ़ाया था कि सर मच आता है। क्या आता है? मच। तो सर मच मोर कंपैरेटिव डिग्री है और ये देन ये आ गया। चलो ठीक है सर, तो मच बोला है तो सर यहां देन बोल दिया, यहां वेरी बोल दिया, तो ये वेरी तो गलत है। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा, मच के साथ में मोर लगाना पड़ेगा और फिर हम इजीली लिख देंगे ये हमारी एडजेक्टिव है। पता होगा ना, ER लगता है, मोर लगता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ये तो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था। चलो अब इन दोनों में अंतर करेंगे। अब फटाफट फिर से हेडिंग डालो, फेयरली और रादर। हेडिंग डालते रहो, अब पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा और है मेरे बच्चे, आधे घंटे की और क्लास होगी, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। फटाफट देखो, फेयरली और रादर, फटाफट हेडिंग लगा लो। फेयरली का यूज किया जाता है अच्छी बात के लिए और रादर का यूज किया जाता है बुरी बात के लिए। बस इतना ही लिख लो फटाफट। फेयरली का यूज किया जाता है अच्छी बात के लिए और रादर का यूज किया जाता है नेगेटिव बात के लिए। बेटा इन दोनों में ही अंतर पूछा जाता है, ठीक है? इन दोनों में ही अंतर पूछा जाता है मेरे बच्चे। क्लियर है बेटा? इन दोनों में ही क्या पूछा जाता है? इन दोनों में ही अंतर पूछा जाता है। या तो फेयरली की जगह रादर करेगा या रादर की जगह फेयरली करेगा। फेयरली का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए और रादर का यूज नेगेटिव सेंस के लिए। अगर किसी सेंटेंस में फेयरली आया हुआ है तो हमें रादर वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना है कि सूटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और रादर आया हुआ है तो हमें फेयरली वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेयरली यूज होता है पॉजिटिवनेस के लिए और रादर यूज होता है नेगेटिव सेंस के लिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है मेरे बच्चे? चलो ठीक है सर, जरा देखिएगा कि सर फेयरली क्लेवर, फेयरली क्लेवर, क्लेवर अच्छी बात है सर। फेयरली होपफुल, होपफुल अच्छी बात है सर। फेयरली वेल, वेल अच्छी बात है सर। फिर रादर होपलेस, होपलेस मतलब निराशा, नेगेटिव बात है सर। इल नेगेटिव बात है। स्टूपिड नेगेटिव बात है। तो सर अच्छी बात के लिए फेयरली और बुरी बात के लिए रादर हमें लगाना होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ता हूं मैं एक बार। अब लगाओ बेटा स्टिल, हेडिंग लगाओ स्टिल। स्टिल और यट, इनका फर्क करेंगे। स्टिल और यट का फर्क करेंगे बेटा। स्टिल और यट का फर्क करेंगे अपन अब, है ना? स्टिल और यट का फर्क करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है क्या पता CVOPULAT का मतलब क्या है? बेटा मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता। क्या आप पूछ रहे हो? आपकी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है ना, आप पूछ क्या रहे हो? ऐसा तो शायद एडवर्ब में नहीं है, तुम पूछ क्या रहे हो? क्लियर है? हाँ बेटा, स्टिल और यट पढ़ना है अभी हमें, ना? स्टिल और यट पढ़ना है, अंतर समझते जाओ। स्टिल का यूज कब करना है और यट का यूज कब करना है। स्टिल का यूज कब करना है और यट का यूज कब करना है, जरा समझते जाइएगा। सर स्टिल का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे बड़ा अंतर, स्टिल का मतलब भी होता है। स्टिल भी, अभी भी, ऐसा कुछ, इसका मतलब अभी भी ऐसा कुछ इसका अर्थ निकलता है। और यट का मतलब फिर भी, यट का मतलब फिर भी निकल जाता है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग हमें देखने को मिलता है। अलग अलग मीनिंग निकल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो मेन क्या है। स्टिल का यूज किसमें किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और यट का यूज किसमें किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। पहला अंतर तो ये हो गया। अगर वाक्य तुम्हारा अफर्मेटिव है और तुमने यट लगा दिया तो गलत हो गया। वाक्य तुम्हारा नेगेटिव है और तुमने स्टिल लगा दिया तो गलत हो गया। क्या ये बात कंफर्म हो गई? पहला तरीका समझ में आया स्टिल और यट का? स्टिल और यट का पहला तरीका समझ में आ गया क्या? यट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चे? मैं क्या पूछ रहा हूं जरा बताइएगा। यट के बाद में, यट के साथ में कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? यट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है मेरे बच्चे? बट सर बंद कर दे इसको।
हाँ, मैं क्या बोल रहा था बेटा, दोबारा सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि स्टिल के साथ में कौन सा सेंटेंस होगा कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और येट के साथ में कौन सा सेंटेंस होगा सर नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये बात समझ में आ गई। बंदा गलती कहां करेगा कि सर नेगेटिव सेंटेंस में तो लगा कर देगा स्टिल, और पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाकर देगा यट, जो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा सर, तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टिल का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और यट का यूज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब लोचा हो जाएगा सर, अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि स्टिल का यूज भी इंट्रोगेटिव में बता रहे हो और यट का यूज भी इंट्रोगेटिव में बता रहे हो। सर हम पता कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे सर? स्टिल भी इंट्रोगेटिव में आ रहा है और यट भी इंट्रोगेटिव में आ रहा है, अब क्या करूं सर? तो मेरे बच्चे जरा सुनना ढंग से, जरा ढंग से सुनना बेटा मेरी बात, कि सर स्टिल का यूज किया जाएगा। देखो पहले तो मैं ये बता दूं, यट का यूज किया जाएगा मेन वर्ब के बाद में, मतलब लगभग लास्ट में, मेन वर्ब के बाद में लगभग लास्ट में। और सर इसमें भी इंट्रोगेटिव है, उसमें भी इंट्रोगेटिव है, उसकी जगह है थोड़ा सा लास्ट में मेन वर्ब के बाद में, और इसकी जगह है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। किसके बाद में? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद में और इसकी जगह है मेन वर्ब के बाद में। ये विशेष ध्यान में रखना है। बस डाटा खत्म हो गया तो बेटा बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, है ना, बाद में देख लेना। तेरा डाटा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो चलो आज मैंने ज्यादा क्लास ले ली, उसके बाद में मुकेश सर की क्लास आएगी, मेरी क्लास आएगी, बेवकूफ बना रहा है कोई बात नहीं बेटा, बंद करके कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दे, बाद में देख लेना। चलो बच्चा मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बता रहा था कि बेटा स्टिल वाला वाक्य अफर्मेटिव का होता है, यट वाला वाक्य नेगेटिव का होता है, ठीक है। दोनों बातें सर समझ में आ गई, चलो ठीक है। दूसरा, इसका यूज इंट्रोगेटिव में भी होता है, इसका यूज भी इंट्रोगेटिव में होता है। दोनों में फर्क क्या है कि सर यट का यूज किया जाता है लास्ट में मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन स्टिल का यूज किया जाता है मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं मेरे बच्चों, जरा समझिएगा। स्टिल कैसा वाक्य होगा कि सर अफर्मेटिव का होगा, और कैसा होगा? इंट्रोगेटिव का होगा। इंट्रोगेटिव में जगह कहां होगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। यट में कैसा वाक्य होगा कि सर नेगेटिव होगा, और कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। जगह कहां होगी? वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। बस इतना ही है। तो सारी ये सेंटेंस देख लो फटाफट से, ये सारे के सारे सेंटेंस देख लो एक बार फटाफट से। ये सही है कि गलत है? कंफर्म करो फटाफट मेरे बच्चों, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है बेटा? फटाफट से बताओ कि सर सिंपल वाक्य जरा देख लो। ये स्टिल यहां सही है कि गलत है? ये स्टिल यहां सही है कि गलत है? ये स्टिल यहां सही है कि गलत है? अगर सर ये वाक्य अफर्मेटिव का है, अगर ये वाक्य अफर्मेटिव का है तो स्टिल सही है। हमने देखा सर ये वाक्य अफर्मेटिव का ही है, ये वाक्य भी अफर्मेटिव का ही है, और ये वाक्य भी अफर्मेटिव का ही है, इसका मतलब स्टिल सही है। इंट्रोगेटिव में समझो, इंट्रोगेटिव में क्या समझाया था? इंट्रोगेटिव में ये समझाया था कि आपको किसके पहले, कि सर हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले लगाना होगा। किसको? स्टिल को। तो मेन वर्ब से पहले देख लो। दोनों में अंतर क्या था सर? दोनों में अंतर ये था कि यट किसके बाद में आ रहा है? मेन वर्ब के बाद में, और स्टिल किसके पहले आ रहा है? मेन वर्ब से पहले। इतना ही अंतर है, दोनों में इतना ही अंतर है। यट किसके बाद? मेन वर्ब के बाद। स्टिल किसके पहले? मेन वर्ब के पहले। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो बेटा मैं क्या करूं?
हैं, इसमें मैं क्या करूं, तुम्हें मैं कोई और चीज तो समझा नहीं रहा। यट कहां आ रहा है, मेन वर्ब के बाद में आ रहा है। स्टिल कहां आ रहा है, मेन वर्ब के पहले आ रहा है। ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं जो समझ में नहीं आया है, जो कमेंट करके आप बोल रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता है ना। यही चीज समझ में नहीं आई कि राम को राम कहते हैं, तो ही समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं क्या करूं, बताओ बताओ क्या करूं। कि सर ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, चलो ठीक है। ये वीपिंग क्या है कि सर मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले स्टिल आया हुआ है, सही है। ये वेटिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले स्टिल आया हुआ है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मान लो इसमें हमें यट लगाना है, मान लो इस वाक्य में हमें यट लगाना है, तो कहां आएगा, मेन वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं, ये यट सही हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना है। ये यट सही हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना है। वाक्य नेगेटिव है कि सर बिल्कुल है, इसका मतलब सही है। ये वाक्य नेगेटिव है तो बिल्कुल सही है। ये वाक्य नेगेटिव है तो यट बिल्कुल सही है। अब इन सब में से नॉट हटा दो, इन सबको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो, तो फिर यट गलत है, स्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टिल। इसमें इंट्रोगेटिव मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, तो सर हमने देखा ये यट कहां है, ये रही मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के बाद में ये कोई शब्द लिखे हुए हैं, इनके बाद में हमने क्या लगा दिया, यट। इसका मतलब ये यट सही है। इस यट की जगह स्टिल कर देता तो गलत हो जाता। इज द टैक्सी हियर यट, लास्ट में यट लगाया, इसका मतलब सर सही है। तो यट और उसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं, सही है। चलो ठीक है सर, ओके। ये कुछ एग्जांपल्स है, जरा देख लो। फेयरली टू गुड, अब आपको पता है कि सर टू गुड जो लिखा हुआ है, फेयरली टू गुड, ये नेगेटिविटी को बता रहा है, नेगेटिविटी को बता रहा है, तो सर यहां पर फेयरली की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, रादर टू गुड। क्या करना पड़ेगा, रादर टू गुड। अब ये वाला वाक्य सही है कि गलत है, कि सर ये वाक्य नेगेटिव है। ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो सर यहां पे स्टिल गलत हो गया। यहां पे क्या हो गया, स्टिल गलत हो गया। हमें क्या करना होगा, नेगेटिव वाले वाक्य में हमें यट लगाना पड़ता है। डू यू यट वॉन्ट, इस वॉन्ट से पहले यट लगा हुआ है, मेन वर्ब से पहले स्टिल आता है, यट नहीं, तो सर ये यट गलत है, स्टिल होगा। ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, सर ये वाक्य नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो सर स्टिल गलत है, यट आएगा। तो सर इस वाक्य में हमने यहां पे क्या कर दिया, यट कर दिया। ठीक है। जैसे ये वाक्य है वी डोंट नो, ये वाक्य नेगेटिव है और नेगेटिव होने की वजह से हमने देखा यहां स्टिल आया हुआ है, जो कि गलत है, नेगेटिव होने की वजह से, तो सर हम क्या करेंगे, यट करेंगे। जैसे ये वाक्य है हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, सर इस डिस्कवर्ड से पहले ये जो यट आया हुआ है, ये यट यहां गलत है। ये यट आएगा कहां, लास्ट में आएगा। और अगर यहां यट नहीं लगाएंगे तो सोचेंगे। चलो बच्चों की काफी डिमांड है कि सर काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, तो मैं क्लास को ऑफ कर देता हूं, मैं क्लास को ऑफ कर देता हूं। बाकी फिर कल और बात कर लेंगे, है ना, कल और बात कर लेंगे। तो इसका मतलब कल अपनी एडवर्ब पूरी हो जाएगी, है ना। लेट लेटली, क्लीन क्लीनली, ये कुछ बातें हैं जो कल अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल कंप्लीट करने की इसकी हम कोशिश करेंगे। चलो वैसे ठीक है, इतनी देर आपने सहन करा, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक में कमी है, बच्चे बोर हो गए हैं, बच्चे काफी बोर हो गए आज तो हैं। बेटा क्या करें, सोच रहा हूं कि ये चैप्टर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए तो आप आराम से इसका रिवाइज कर पाए। बस थोड़ा सा और बाकी है, घंटे भर की क्लास और होती है जो कल करवा देंगे। ठीक है, कल करवा देंगे। बच्चे काफी परेशान हो गए आज तो हैं। एडवर्ब के बाद में बेटा अभी वर्ब पूरी नहीं हुई, वर्ब अभी पूरी नहीं हुई है। वर्ब में एक चैप्टर और बचा हुआ है, मॉडल, वो करवाएंगे। उसके बाद में प्रेपोजिशन या कंजंक्शन, दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर लेंगे, जो भी तुम चाहोगे। ठीक है, ओके। तुम परेशान हो गए यार, नहीं तो मैं पूरा करवा देता, क्योंकि इस बंदे की आदत है ये 5-5, 6-6 घंटे लगातार पढ़ा सकता है। ऑफलाइन में काफी पढ़ाया है बेटा, 6-6, 7-7 घंटे लगातार हमने पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत नहीं आती।
चलो कोई नहीं, लेकिन तुमने कभी इतना पढ़ा नहीं ना, इसलिए दिक्कत आ गई। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपन 3:30 बजे आएगी, उससे पहले 2:30 बजे मुकेश सर की क्लास आएगी। उसके लिए खा पी के तैयार रहो और फिर मैं मिलता हूं 3:30 बजे इंग्लिश के महासंग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।